हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कोड फोर्सेस ग्लोबल राउंड 11 का एडिटोरियल वीडियो बनाने जा रहा हूँ और ये वीडियो प्रोबेबली लेट अपलोड हो पाएगी क्योंकि मुझे करीब 1 घंटा तो ये सेटअप करने में ही लग गया। बट अब मुझे लग रहा है कि वीडियो बेटर लग रही होगी और क्योंकि मैं अपने चैनल में थोड़ा थोड़ा अपनी पर्सनैलिटी के भी एलिमेंट्स लाना चाह रहा हूँ धीरे धीरे, तो इससे रिलेटेड कुछ चेंजेस होंगे अब चैनल में और उसके बारे में एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़। तो गुड न्यूज़ ये है कि अब मैं वीडियोस के बीच में थोड़े बहुत जोक्स भी डाला करूँगा जैसे मैं रियल लाइफ में करता हूँ, और बैड न्यूज़ ये है कि वो फ़नी नहीं होंगे। खैर एनीवे, तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम ए है। प्रॉब्लम ए में बेसिकली हमें एक एरे दी हुई है और हमें उस एरे को रीअरेंज करना है इस तरह कि उसके किसी भी प्रीफिक्स का सम ज़ीरो ना हो। तो यहाँ पे एक चीज़ ऑब्वियस है कि अगर पूरी एरे का ही सम ज़ीरो है तो आंसर ऑब्वियसली नो होगा, क्योंकि हम कैसे भी उसको रीअरेंज करेंगे तो पूरी एरे का सम ज़ीरो हो गई। अब हम ये शो करेंगे कि अगर पूरी एरे का सम ज़ीरो नहीं है तो हमेशा इसको करना पॉसिबल है। तो किस तरह करेंगे? अगर एरे का सम टोटल जो है वो अगर पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे कि एरे को रिवर्स सॉर्ट कर लेंगे। रिवर्स सॉर्ट करने से क्या होगा कि जो ग्रेटर एलिमेंट्स हैं वो सब एक पॉजिटिव वैल्यू ले आएंगे, और क्योंकि टोटल सम पॉजिटिव है तो जो नेगेटिव वाले वैल्यूज हैं वो कभी भी उसको जीरो नहीं पहुंचा पाएंगे। और सिमिलरली अगर जो टोटल सम है वो नेगेटिव है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे। तो जो नेगेटिव एलिमेंट्स पहले आएंगे वो एक नेगेटिव वैल्यू ले आएंगे और पॉजिटिव एलिमेंट्स मिलके कभी भी उस नेगेटिव वैल्यू से बड़े नहीं हो पाएंगे। तो इससे इस तरह कभी ज़ीरो नहीं होगा। तो बस हमें यही चीज़ इम्प्लीमेंट करनी थी। मैं कोड भी दिखा देता हूँ अपना। तो ऐसा ही था कि पहले इनपुट लिया, टोटल सम ले लिया, फिर सम अगर ज़ीरो है तो नो, वरना यस प्रिंट किया और डिपेंडिंग अपॉन सम ग्रेटर देन ज़ीरो है कि स्मॉलर देन ज़ीरो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर दी। तो ये प्रॉब्लम ए का था। अब मैं बात करता हूँ प्रॉब्लम बी का एडिटोरियल। तो प्रॉब्लम बी में क्या है कि हमारे पास एक चेस टूर्नामेंट है और उसमें एन मैचेस हैं और हर मैच या तो विन या लूज होगा। तो हमें एक एन लेंथ की स्ट्रिंग दी हुई है, उसमें हमें पता है कि मतलब कि करंट मैच जीता था कि हारा था। अब टोटल पॉइंट किस तरह काउंट होंगे कि हर डब्ल्यू या तो हमें 1 पॉइंट देगा या फिर 2 पॉइंट देगा, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर डब्ल्यू के जस्ट पहले वाला भी डब्ल्यू है तो 2 पॉइंट मिलेंगे, और डब्ल्यू के जस्ट पहले वाला अगर एल है तो 1 पॉइंट मिलेगा, और जो सबसे शुरू वाला डब्ल्यू है उससे भी 1 पॉइंट मिलेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक कॉर्नर केस की बात कर लेता हूँ। और तो कॉर्नर केस यहाँ पे ये है कि अगर पूरा एल 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 हुआ तो हमारे पास ये करने का एक ही तरीका है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी के होंगे उतने एल हम हटा के उनको हम लाइन से डब्ल्यू लिख देंगे, और ये हम कहीं आगे के भी हटाएंगे तो भी सेम बात होगी। और ये तो ऑब्वियस है कि हमें हमेशा कॉन्जिक्यूटिव एल्स को हटाना है। कॉन्जिक्यूटिव इसलिए हटाना है क्योंकि जब हम एक ग्रुप ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डब्ल्यू लेते हैं तो केवल सबसे पहले वाले में हमें केवल 1 पॉइंट मिलता है, बाकी सब में 2 पॉइंट मिलते हैं। तो ऑब्वियसली कॉन्जिक्यूटिव करना है, तो कहीं से भी कॉन्जिक्यूटिव करेंगे तो शुरू से ही कॉन्जिक्यूटिव कर लेता हूँ। मान लीजिए कि 4 है तो ऐसे 4 डब्ल्यू लगा लूँगा। तो ये कॉर्नर केस था। इसमें बाकी की जो मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ वो फॉलो नहीं होती है, लेकिन इसके अलावा हर केस में फॉलो होंगी। तो ऐसा हो सकता है कि मेरे पास कुछ लूजेस हैं, फिर कुछ विन्स हैं, फिर कुछ लूजेस हैं एंड सो ऑन। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जब भी एक विन आएगी मेरे पास, उसको या तो मैं किसी और ये ऑब्वियस है कि जो मेरा इनपुट है उसमें एटलीस्ट एक विन तो है ही, क्योंकि अगर एक भी विन नहीं है तो मैंने उसको कॉर्नर केस में ले लिया था। तो अब जो भी विन आएगी, जो के ऑपरेशन है जिससे मैं मतलब क्वेश्चन में के दिया हुआ है कि के बार में विन्स और लूजेस को चेंज कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली हमेशा लूज को विन में ही चेंज करेंगे, विन को लूज को चेंज करने से स्कोर कभी नहीं बढ़ेगा, हमको स्कोर बढ़ाना है ज़्यादा ज़्यादा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकते हैं कि किसी एल को हटा के कोई डब्ल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि हर मूव में मुझे एटलीस्ट 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। मतलब इनिशियली जितने भी पॉइंट है उनको अगर मैं काउंट कर लूँ, उसके बाद
मुझे हर मूव में एटलीस्ट 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर किसी विन के जस्ट राइट में डालूं तो मुझे तो 2 पॉइंट मिल ही रहे हैं, और अगर किसी विन के जस्ट लेफ्ट में डालूं तो भी 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1 पॉइंट मुझे इसका मिल रहा है एटलीस्ट, और 1 पॉइंट मुझे यहाँ मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे 1 पॉइंट की जगह अब 2 पॉइंट हो गए। तो इस तरह मुझे जितने भी के ऑपरेशन हैं तो हर ऑपरेशन में एटलीस्ट 2 पॉइंट मुझे मिल जाएंगे। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि टोटल मुझे मैक्सिमम कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो उसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जैसे अगर मैं क्वेश्चन वाले एग्जांपल ले रहा हूँ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये स्ट्रिंग है और हम इसमें 2 ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो हमें ये तो पता है कि हम हर जो जितने भी 2 ऑपरेशन करेंगे उन सब में हम 2-2 पॉइंट्स पा लेंगे, तो टोटल 4 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और शुरू में जितने पॉइंट्स हैं, तो शुरू में 1 पॉइंट इसका है और 2 पॉइंट इसके, मतलब शुरू में 3 पॉइंट्स हैं, और ये सब मिला के हमें 4 पॉइंट्स और मिल जाएंगे। तो टोटल हमारे पास 7 पॉइंट हो सकती हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे शुरू में हमारे पास टोटल 2 पॉइंट्स हैं, मतलब यहाँ पे 1 पॉइंट है, यहाँ पे 1 पॉइंट है, और हम 4 बढ़ा के टोटल 6 तो कर ही सकते हैं। बट यहाँ पे स्पेशलिटी है कि अगर इस वाले एल को मैं चेंज कर दूँ और डब्ल्यू कर दूँ, और किसी भी और इसको मैं कर दूँ डब्ल्यू, तो जब ये 4 डब्ल्यू हो जाएंगे तो इसमें हमारे पास अगर काउंट करें तो टोटल 7 पॉइंट्स हो रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि हर ऑपरेशन में हम मिनिमम 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा पा सकते हैं, बट कुछ कुछ ऑपरेशन में हम 2 से ज़्यादा पॉइंट्स भी पा सकते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि कब ऐसा हो रहा है कि हम 2 से ज़्यादा पॉइंट्स पा जा रहे हैं। तो 2 से ज़्यादा पॉइंट पाने के लिए यहाँ पे इस जगह पे डब्ल्यू रखने पे हमें 3 पॉइंट्स मिले थे। तो ये किस तरह मिले थे 3 पॉइंट्स? एक्चुअली जब हमने यहाँ पे एक डब्ल्यू रख दिया तो हुआ क्या कि इधर भी +1 हो गया और इधर भी +2 हो गया। तो इस तरह टोटल हमें 3 पॉइंट्स मिल गए। तो अगर इस चीज़ को जनरलाइज करें और थोड़ा सोचें तो कुछ ऑब्जर्वेशंस के बाद ये पता चलेगा कि अगर मेरे पास ऐसे विन लूज लूज विन ऐसा कुछ होता, और अगर मैं ये जितने भी लूज हैं इन सारों को विन में कन्वर्ट कर दूं, तो जैसे 3 लूज को 3 विन में कन्वर्ट किया तो 6 पॉइंट जो मिलने थे वो तो मिलेंगे ही, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा। तो अगर मैं इसको इन सारे लूज को इन सारे विन में कन्वर्ट कर दूं तो मुझे टोटल 7 पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इस विन के आगे ये विन रखी तो 2 पॉइंट्स यहाँ मिले, 2 पॉइंट्स यहाँ मिले, 2 पॉइंट्स यहाँ मिले, इस तरह 6 मिले। लेकिन इस विन के पीछे भी एक रख दिया तो इस तरह 7 मिल गए। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में यही करना है कि मतलब जो कि मैंने किया है, हमने क्या किया कि सबसे पहले तो काउंट कर लिया कि इनिशियल स्कोर कितना है। जैसे इस प्रॉब्लम में इनिशियल स्कोर है 2। इसके बाद जितने भी हम ऑपरेशंस कर सकते हैं हर ऑपरेशन में हम एटलीस्ट 2 बढ़ा देंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 3 ऑपरेशन कर सकता था तो इंटू मतलब 3 इंटू 2 और ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो टोटल 8 स्कोर तो ये हो ही गया। उसके अलावा मैं देखूंगा कि मैक्सिमम मैं कितने सेगमेंट्स को, मतलब कितने जो कंटिन्यूअस सेगमेंट्स हैं एल के, पूरा एल को डब्ल्यू में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो उतने पॉइंट्स और मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक सेगमेंट को पूरा कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अब ये कैसे देखेंगे, क्योंकि मतलब पहले तो बहुत सारे सेगमेंट्स बन जाएंगे। सेगमेंट्स को तो हम 2 पॉइंटर मेथड से बना सकते हैं और उनको स्टोर कर सकते हैं सारे सेगमेंट्स के साइजेस, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ साइज ही मैटर कर रहे हैं। तो जब हम जैसे अगर मेरी इनपुट कुछ इस तरह की होती तो मेरे पास एक 2 साइज का सेगमेंट है, एक 3 साइज का सेगमेंट है। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि पहले मैं 2 साइज वाले सेगमेंट को कवर करने की कोशिश करूँ या पहले 3 साइज के वाले सेगमेंट को कवर करने की कोशिश करूँ? तो ये ऑब्वियसली ग्रीडी है, क्योंकि चाहे मैं 2 साइज के सेगमेंट को पूरा कवर करूँ चाहे 3 साइज के सेगमेंट को पूरा कवर करूँ, मुझे पॉइंट एक ही एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो हमेशा मैं सबसे छोटे वाले सेगमेंट को कवर करना चाहूँगा। तो इसमें बस करना ये है कि जो एल के कॉन्टिन्यूस सेगमेंट्स हैं उन सबके साइज को एक वेक्टर में डालो, वेक्टर को सॉर्ट करो, और उसके बाद सबसे छोटे वाले जो सेगमेंट्स हैं उनको पिक करते जाओ, और जितने ज़्यादा पिक कर सकते हैं वो टोटल आंसर में ऐड होता जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। मैं एक बार अपना कोड को दिखा देती हूँ।
तो बेसिकली मैंने इसमें ओके मतलब बहुत सारे मैक्रोज में है मेरे, तो काफ़ी ज़्यादा तो समझ में नहीं आ रहा होगा, बट जो मैंने बोला बेसिकली वही किया है कि जितने भी ऑपरेशंस कर सकते हैं उन सब के लिए 2 पॉइंट तो मैंने ले ही लिए, और उसके अलावा मैंने एक वेक्टर था, v नाम का एक वेक्टर बनाया था, उसमें सारे सेगमेंट्स की लेंथ स्टोर करी थी l वाले। तो उनमें से जितने सेगमेंट्स को मैं ले सकता हूँ वो सारे मैंने आंसर में इंक्लूड कर लिए और मैं आंसर प्रिंट कर दिया। तो इसको एक बार खुद इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, इस क्वेश्चन में इम्प्लीमेंटेशन अच्छी थी और बी के हिसाब से थोड़ा टफ भी था ये, बट उसका रीज़न भी है कि मतलब अगर बहुत इजी दे देते हैं बी तो फिर एक साथ हज़ारों सबमिशन हो जाते हैं, क्यू बहुत लंबी हो जाती है। तो आई थिंक ये अच्छी बात थी, और इससे ये भी होता है कि जो लो रेटेड लोग होते हैं वो भी मतलब ज़्यादा देर तक ऑक्यूपाइड रहते हैं कॉन्टेस्ट में। ऐसा नहीं होता है कि बस उन्होंने 10 मिनट में कर लिए 2 सवाल और फिर उनसे कुछ हो ही नहीं रहा, फिर खत्म, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम सी पे आते हैं। प्रॉब्लम सी में हमारे पास क्या है कि आर रोड्स हैं नॉर्थ टू वेस्ट टू ईस्ट और आर रोड्स हैं नॉर्थ टू साउथ। तो ठीक है, मैं इसको बता रहा हूँ कि ये बेसिकली एक ग्रिड है, बस ऐसा कुछ। आर रोड्स इस तरह की हैं और आर रोड्स इस तरह की हैं, तो इस तरह का ये ग्रिड है, और हर पॉइंट को ऐसे एक्स वाई बोल रखा है। फिर इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि हमें पहले से पता है कि एन सेलिब्रिटीज़ आएंगे, इस ये जो पूरा टाउन है इसमें एन सेलिब्रिटीज़ आएंगे। तो एक सेलिब्रिटी किसी पॉइंट पे आएगा, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे आया और किसी सर्टेन मिनट पे आएगा और केवल बस सिर्फ उसी मिनट रहेगा वहाँ पे, और आप उनकी फ़ोटो खींचना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो खींचना चाहते हैं, और जिस मिनट पे वो है अगर उसी मिनट में आप भी वहाँ हुए तो ही आप फ़ोटो खींच पाएंगे, वरना नहीं खींच पाएंगे। तो ऐसा कुछ इनपुट में दिया होगा कि कोई सेलिब्रिटी यहाँ पे है 5th मिनट पे, यहाँ पे है 10th मिनट पे, फिर यहाँ पे है 15th मिनट पे एंड सो ऑन। तो आइडियल केस में आपको क्या करना है कि आप 1,1 से स्टार्ट करेंगे, आपको पहले जल्दी से यहाँ पहुँचना है, फिर यहाँ पहुँचना है, फिर यहाँ पहुँचना है, बट हो सकता है हमेशा ये पॉसिबल ना हो, तो यहाँ से यहाँ चले जाएं, मतलब कुछ कुछ स्किप भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटो खींचनी है। और ये एक पॉइंट मूव करने में आपको 1 मिनट लग रहा है, मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है तो टोटल 4 मिनट लगेंगे। तो और 1,1 से स्टार्ट करना है। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं क्वेश्चन में, जैसे ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो टी आई है वो टी आई प्लस 1 से तो क्या कहते हैं छोटा है, तो मतलब जो क्वेरीज का जो ऑर्डर है उसमें जो नेक्स्ट सेलिब्रिटीज़ होंगी वो ऑब्वियसली मतलब पिछली वाली सेलिब्रिटी से देर में आई होंगी। तो अगर ये चीज़ ना भी दी होती तो हम सॉर्ट कर सकते थे, बट उसमें ये प्रॉब्लम होती कि 2 सेलिब्रिटीज़ सेम टाइम पे भी आई हो सकती थी, और इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि उससे क्या नुकसान होता है। तो यहाँ पे पहले तो n जो है वो 1,00,000 है, और वो काफ़ी ज़्यादा है n स्क्वायर सोल्यूशन के रन करने के लिए, बट फिर भी एक n स्क्वायर सोल्यूशन में पहले डिस्कस करता हूँ, फिर देखते हैं कि उसको किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे डीपी करते हैं, देखते हैं किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले तो जो एक डीपी वाली मैंने एरे ले ली, ओके, और डीपी ऑफ एक्स जो है इसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ एक्स से लेकर एंड तक। एक्स मतलब जो एक्स सेलिब्रिटी से लेकर एंड तक जितनी सेलिब्रिटीज़ हैं, अगर सिर्फ इतनी होती तो आंसर क्या होता, ये मैं स्टोर कर रहा हूँ डीपी ऑफ एक्स में। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे मैं स्टोर कर रहा हूँ इन सब का आंसर, ऐसा कुछ। तो ये ऐसा कुछ आइडिया है। तो ये ट्रांजिशन क्या होंगे ये देखते हैं। तो ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं एक सेलिब्रिटी की तो फ़ोटो खींच ही सकता हूँ, तो यहाँ पे मतलब हमेशा 1 तो होगा ही। कलर चेंज कर लेता हूँ, तो हमेशा 1 तो होगा ही, प्लस कुछ चीज़ें और होंगी। प्लस क्या होगा इसके बाद, जैसे अगर मैं यहाँ पे हूँ, इसके बाद मैं जो जितनी बची 3 उनमें से किसी एक में जा सकता हूँ। और किस वाले में जाऊँगा,
वो तो इस पे डिपेंड करता है कि किससे आंसर मैक्सिमम आएगा। तो प्लस मैक्स ऑफ डी पी वाई करूँगा। इसमें प्लस डी पी वाई करूँगा सच दैट जो वाई है वो ग्रेटर देन एक्स हो और ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। ये जो ये वैल्यू है इसका मुझे मैक्सिमम चाहिए। तो मतलब कि इनमें से मुझे देखना है किसमें मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, उसको यहाँ पे ऐड कर देना। बट एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि उतने टाइम में उसको पहुँचना पॉसिबल भी होना चाहिए। जैसे कि अगर मुझे इनका जो मैनहट्टन डिस्टेंस है, ये वैल्यू जो दी हुई है ये एक्चुअली मैनहट्टन डिस्टेंस ही है। तो ये जो मैनहट्टन डिस्टेंस है ये टाइम डिफरेंस से कम ही होना चाहिए, कम या बराबर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 10 यूनिट का डिस्टेंस है और टाइम डिफरेंस केवल 9 ही यूनिट्स का है, तो हम नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक। तो इसका मैक्स नहीं लेना है। तो एन स्क्वायर अप्रोच में हम क्या कर सकते हैं कि ये जितने भी इसके आगे जितने भी वाई हैं, हर वाई के लिए पहले मैं चेक करूंगा कि यहाँ से यहाँ तक पहुंच सकते हैं कि नहीं। और अगर हम पहुंच सकते हैं तो मैं क्या करूंगा कि उसका आंसर का मैक्सिमम लेते चलूंगा और वो मैक्सिमम वैल्यू को मैं एंड में 1 ऐड कर दूंगा और उससे मैं जो डीपी की वैल्यूज हैं उनको सही सही स्टोर कर सकता हूँ। तो ये एन स्क्वायर अप्रोच है और ये सही चल जाएगा। बट अगर मैं एन स्क्वायर ना करना चाहूँ, क्योंकि ऑब्वियसली एन स्क्वायर यहाँ पे फेल होगा, तो मुझे कोई स्पेशल ऑब्जर्वेशन देखनी पड़ेगी यहाँ पे। और इस क्वेश्चन में जो ऑब्जर्वेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो वो ऑब्जर्वेशन एक्चुअली ये है कि ये जो मेरी ग्रिड है, क्योंकि ग्रिड में सिर्फ आर रोज और आर कॉलम्स हैं, तो अगर मुझे एक पॉइंट से बहुत ज़्यादा दूर भी जाना हो तो भी 2 आर से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि ये लेंथ भी आर होगी और ये लेंथ भी आर होगी या उससे कम ही होगी, आर या उससे कम होगी। तो 2 आर से ज़्यादा टाइम कभी नहीं लगेगा। और आर क्योंकि 500 दिया हुआ है तो 2 आर यहाँ पे हो गया है 1000। इसका मतलब कि किसी भी 2 पॉइंट के बीच में ट्रैवल करने के लिए मुझे कभी भी 1000 से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो कंडीशन दी हुई है कि टी आई स्मॉलर देन टी आई प्लस 1 है, तो इससे क्या होगा कि जो नेक्स्ट सेलिब्रिटी होगा वो एटलीस्ट 1 सेकंड बाद आया होगा और उसका नेक्स्ट वाला 1 और सेकंड बाद आया होगा, उसके नेक्स्ट वाला 1 और सेकंड बाद आया होगा। तो इस तरह 1000 सेकंड के जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर सिर्फ 1000 सेलिब्रिटी, एक्चुअली 1000 मिनट जो है, 1000 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उसमें सिर्फ 1000 सेलिब्रिटीज हो सकती हैं। तो मुझे केवल इन्हीं 1000 को एक एक करके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उसके आगे वाली जितनी होंगी उसमें तो मतलब ऑब्वियसली मतलब ये जो 1000 है इसके आगे जो होंगी उसमें तो ऑब्वियसली मैं जा ही सकता हूँ, क्योंकि मतलब जब 1000 से टाइम 1000 से कम टाइम में अगर कहीं भी जा सकता हूँ तो वहाँ तो ऑब्वियसली जा ही सकता हूँ। तो उन सबका मैक्स मैं डायरेक्टली ले लूँगा और इनका मैक्स मैं इस बेसिस पे लूँगा कि यहाँ तक जा सकते हैं या नहीं। तो मतलब 1000 को मैं चेक करूँगा और उसके आगे जितनी है उनका मैं ऑलरेडी मैक्सिमम स्टोर करके रखूँगा। मतलब डीपी के साथ साथ जो सफिक्स ऑफ मतलब मैक्सिमम ऑफ सफिक्स भी मैं स्टोर करके रखूँगा। तो ये दोनों चीज़ें अगर मैं रख लूँ तो मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन स्क्वायर से घट के आ जाएगी ओ ऑफ एन इंटू 2r या O ऑफ n इंटू आर। तो ये जो एसिम्प्टोटिक बिहेवियर है ये इनफ है हमारे टाइम कॉन्स्टेंट्स में फिट होने के लिए, क्योंकि n 1,00,000 है और ये 2r हो जाएगा 1000, 10⁸ तो चल जाएगा। इसमें मैं अपना कोड थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अच्छा, टैग भी केवल डीपी है इसमें। तो बेसिकली यही मैंने किया कि एक मैंने आंसर की एरे स्टोर करी और एक सफिक्स मैक्स स्टोर किया, और बस जब तक टाइम डिफरेंस 2 आवर्स से ज़्यादा नहीं है उन सबको मैं एक एक करके चेक करता जा रहा हूँ और उसके बाद सफिक्स मैक्स को डायरेक्ट ले ले रहा हूँ और इस तरह मैंने आंसर प्रिंट कर दी। तो ये सी प्रॉब्लम था। अब मैं डी प्रॉब्लम की बात करता हूँ। डी प्रॉब्लम में हमें एक शफल डेक को अनशफल करना है। तो इसमें मेनली एक कूल सा ऑब्जर्वेशन था और उस ऑब्जर्वेशन के बाद सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन थी और ज़्यादा कोई स्पेशल टेक्निक नहीं यूज़ हो रही थी। तो मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से ही लूँगा
ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन कर दूंगा और उसके बाद मतलब आप लोग उसको खुद इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, क्योंकि मेरी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी क्लमजी हो गई थी इसमें, अगर मैं दिखाऊंगा भी तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। बाकी आप लोग मेरी प्रोफाइल में जाके देख भी सकते हैं कोडफोर्सेस पे, बट वही है कि शायद ना ही समझ में आए, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। पहले तो मैं कोई भी सैम्पल इनपुट ले लेता हूँ, जैसे कि ये इनपुट मैं ले ले रहा हूँ। तो मेरे पास क्या है कि 7 5 2 1 4 3 6, ओके, तो ये है मेरे पास। और मुझे n मूव्स में ऐसा करना है कि इसको, मतलब ये मेरे पास n एलिमेंट्स हैं, 7 एलिमेंट्स हैं, तो 7 ही मूव्स में, एटमोस्ट 7 मूव्स में मुझे इसको पूरा सॉर्ट करना है इस तरह। और एक मूव में मैं क्या कर सकता हूँ, एक मूव में मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इस जो मेरी गिवन एरे है इसको कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड कर दूंगा, एटलीस्ट 2 ब्लॉक्स में। तो जैसे मान लीजिए कि मैं इस तरह कुछ ब्लॉक्स में इसको कर दूं डिवाइड, 3 ब्लॉक्स में मैंने डिवाइड कर दिया। तो अब क्या कर सकते हैं, इन ब्लॉक्स को पूरा रिवर्स कर सकते हैं। तो इस तरह का रिवर्सल करने के बाद ये एरे बन जाएगी 3 6 2 1 4 और 7 5। जैसे कि ये ब्लॉक इधर आ गया, ये ब्लॉक इधर आ गया और ये ब्लॉक इधर आ गया, तो इस तरह इनका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरह की एटमोस्ट n मूव्स करके मुझे इसको मतलब सॉर्ट करना है। तो बस यहाँ पे मेन ऑब्जर्वेशन यही है कि पहली मूव में मैं 1 को शुरुआत में ला सकता हूँ। तो ऐसा कर सकता हूँ कि इसको 2 पार्ट में इस तरह डिवाइड करूँगा, इससे क्या होगा कि 1 एकदम शुरू में आ जाएगा। तो एक बार लिख ही लेते हैं, 1 को मैंने शुरू में ले आया। अच्छा, 1 अगर पहले से शुरू में है तो फिर ये मूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, नेक्स्ट मूव में मैं चाहता हूँ कि 1 और 2 इकट्ठे हो जाएं किसी तरह। तो 1 और 2 को इकट्ठा अगर करना है तो 2 को तो मैं यहाँ पे ला नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो भी एक ब्लॉक बनाऊंगा उसमें 1 तो होगा ही, मतलब कहीं किसी भी साइज का ब्लॉक बनाऊँ 1 तो उसमें होगा ही, और वो पहुँच जाएगा एंड में, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्योंकि मुझे पता है कि 1 डेफिनेटली एंड में पहुँचेगा, तो क्यों ना उसको एकदम एंड में पहुँचा दूँ। तो मतलब 1 वाले ब्लॉक को एकदम मैंने एक लोनर ब्लॉक बना दिया एकदम अलग से, और ये एकदम सबसे एंड में पहुँच जाएगा, ये यहाँ पे 1 पहुँच जाएगा एकदम अलग। तो अब अगर 1 और 2 को इकट्ठे करना है तो 2 को मुझे यहाँ लाना चाहिए, राइट। तो मैं 2 को यहाँ कैसे लाऊंगा, तो 2 को यहाँ लाने के लिए मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि 2 ब्लॉक्स इस तरह बनाऊँ, एक ब्लॉक ये और एक ब्लॉक ये बनाऊँ। तब इससे क्या होगा कि 1 एंड में पहुँच जाएगा और 2 सेकेंड लास्ट पहुँच जाएगा। तो इसके बाद एरे कैसी दिखेगी मैं ऊपर बना देता हूँ। इसके बाद हमारी एरे कुछ ऐसी दिखेगी। अब 1 और 2 एक साथ हो गए। अब मैं नेक्स्ट मूव में क्या करूँगा कि 1 2 को ले जाऊँगा एकदम स्टार्टिंग में और 3 को उनके साथ रख दूँगा। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि एक ब्लॉक इसका अलग बना लूँगा, एक ब्लॉक इसका अलग बना लूँगा, और फिर मुझे 3 रखना है तो एक ब्लॉक में ये बना लूँगा और एक जो एक्स्ट्रा ब्लॉक है ये बना दूँगा। तो अब जब रिवर्स करूँगा तो ये आ जाएगा 1 2 3 6 7 5 और फिर 4 अलग हो गया। अब दोबारा वही काम करते हैं। आई थिंक आप लोग को एक पैटर्न मिल गया होगा कि मतलब लेफ्ट एक्सट्रीम और राइट एक्सट्रीम में ऑल्टरनेटली डाल सकते हैं, मतलब कि पहले 1 2 3 इधर डाल दिया, फिर मतलब फिर 4 1 2 3 4 को उधर डाल दूंगा, फिर वापस 1 2 3 4 5 इधर, फिर 1 2 3 4 5 6 उधर, एंड सो ऑन, इस तरह करूँगा। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे 1 2 3 को एंड में लेके जाना है और 4 को उसके उधर करना है। तो ऐसे मैं 3 ब्लॉक्स ये बना लूँगा और एक ब्लॉक ये बना लूँगा। तो इससे क्या होगा कि पहले तो मेरा 6 7 5 4 बन जाएगा, फिर बन जाएगा 3 2 1। इसके बाद मैं क्या करूँगा, 1 2 3 4 5 को शुरू में ले आऊँगा। उसके लिए फिर से मैं ऐसे एक साइज के ब्लॉक्स बना लूँगा, 1 2 3 4 5, और ये एक एक्स्ट्रा अलग से ब्लॉक।
तो फिर से 1 2 3 4 5 6 7 बन जाएगा। तो यहाँ पे तो जल्दी ही सॉर्ट हो गया, लेकिन इस तरह ऑब्वियसली हम करते रह सकते हैं। अगर ये नहीं भी सॉर्ट होता है, यहाँ पे 6 7 की जगह ऐसा कुछ इनपुट होती कि 7 6 होता, तो बस हम एक बार फिर से यही कर लेते हैं कि 6 को इन पांचों के साथ एंड में ले जाते हैं, फिर हम सबको शुरू में ले आते हैं। तो क्योंकि हम एक एलिमेंट हर मूव में फिक्स कर रहे हैं, तो टोटल एन एटमोस्ट एन मूव्स में ये हो ही जाएगा। और बस ये देखना है कि कुछ कुछ मूव्स ऐसी होंगी जो अननेसेसरी होंगी, जैसे कि अगर हमें 6 को फिक्स करना है और 6 ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो वो मूव अननेसेसरी होगी, तो उससे अच्छा वो मूव करे ही ना। और ये मेक श्योर करना पड़ेगा। तो मतलब यही इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है। इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी ट्रिकी है, इसलिए मैं अपनी शो भी नहीं कर रहा हूँ, आप लोग इसको खुद इम्प्लीमेंट करके ट्राई करिएगा। और हो सकता है कि इसका एक बार ऑफिशियल एडिटोरियल में देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे वैसे तो लगता है कि यही सोल्यूशन था, बट हो सकता है कि ऑफिशियल एडिटोरियल में कुछ अलग दिया हो। तो मैं रिकमेंड करूँगा एक बार उसको देख लीजिए। हो सकता है कि उन्होंने इम्प्लीमेंट ईजीली करने का तरीका कुछ दे रखा हो। वैसे एन तो बहुत ज़्यादा नहीं है, एन तो केवल 52 है, तो मतलब इम्प्लीमेंट पूरा एकदम नॉर्मली कर सकते हैं, सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करते रहें, कुछ मतलब स्पेशल टेक्निक यूज़ करने की जरूरत नहीं थी। अब आया प्रॉब्लम ई। तो ये तो काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, और इसके लिए मतलब प्री रिक्विजिट नॉलेज भी कुछ बहुत चाहिए, जैसे कि नंबर थ्योरी वगैरह की। तो लेकिन एकदम एडहॉक है, काफ़ी टाइम मुझे सोचने में ही लग गया, बट जब सोचा तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास एक नंबर एक्स दिया हुआ ब्लैक बोर्ड पे, और दो ऑपरेशन हैं कि मैं कोई दो नंबर्स उठाऊँ जो ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं, और ज़रूरी नहीं डिस्टिंक्ट हो, एक ही नंबर को दो बार भी उठा सकता हूँ। और या तो उन दोनों का सम लिख दूँ वापस ब्लैक बोर्ड पे, या फिर उन दोनों का ज़ॉर लिख दूँ। तो जैसे कि अगर मेरे बोर्ड पे किसी आर्बिट्री स्टेप पे 2 और 3 होता, तो मैं क्या कर सकता था कि इनका सम लिख सकता था बोर्ड पे, या तो इनका ज़ॉर लिख सकता था, 2 ज़ॉर 3 1। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का जो मोटिव ये है कि हमें फाइनली बोर्ड पे 1 लिखना है, और ये पॉसिबल है शो करना कि हमेशा किया जा सकता है ऐसा। तो क्यू करीब 1 लाख दिया हुआ है, मतलब 1 लाख से कम ऑपरेशन में ये काम करना है। तो ठीक है, 1 लाख तो काफ़ी ज़्यादा है, उससे काफ़ी कम ही हो जाएगा ये। तो देखते हैं क्या करना है। तो हमें दो नंबर्स लेने हैं जिनका सम या ज़ॉर 1 हो। तो कभी भी दो नंबर्स का सम तो 1 होगा नहीं, क्योंकि जो दोनों नंबर्स हैं वो 1 से बड़े हैं, तो हमेशा ज़ॉर ही 1 होगा। तो किन दो नंबर्स का ज़ॉर 1 होता है? तो पहले तो ज़ॉर को इंस्पेक्ट करते हैं। ज़ॉर में हमारे पास क्या होता है कि कुछ ऐसे बिट्स होती हैं, और इनका ज़ॉर तभी 1 हो सकता है अगर लास्ट वाली जो बिट है उसके अलावा सारी सेम हो, और बस लास्ट वाली डिफरेंट हो। इसका मतलब है कि हमेशा दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का ही ज़ॉर 1 होगा। तो अगर दो नंबर का ज़ॉर 1 है, तो एक एक्स टाइप का होगा और एक होगा एक्स प्लस 1 टाइप का। तो हमें बेसिकली अब हमारा क्वेश्चन का मोटिव ये है कि हमें दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स लिखने हैं। तो ये सोचते हैं कि दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई रैंडमाइज सोल्यूशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर जाए, बट मैंने लिखा नहीं रैंडमाइज सोल्यूशन। मैं यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक लिखना चाहता था, इसलिए मैंने डिटर्मिनिस्टिक ही लिखा है, और मैं डिटर्मिनिस्टिक ही एक्सप्लेन भी करूँगा इसमें। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है कि मैं x और x प्लस 1 लिखना चाहता हूँ बोर्ड पे। ओके, तो x और x प्लस 1 कैसे लिखूँगा? तो आइडिया ये है कि अगर मेरे पास इनिशियली दो नंबर्स हैं बोर्ड पे, मतलब इनिशियली नहीं, किसी आर्बिट्री स्टेप में दो नंबर्स हैं बोर्ड पे, a और b, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि a में कुछ कुछ ऐड करता रहूँ कि वो a का एक मल्टीपल बन जाए। तो ऐसा हो सकता है कि ये बन जाए pa, p इंटू ए बन गया, p मतलब कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, और b को भी इसी तरह करके कुछ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो वो बन जाएगा qb। तो pa और qb। अब मैं ये चाहता हूँ कि pa और qb में सिर्फ एक का डिफरेंस हो। तो ये कुछ इस तरह का है कि मेरे पास कोई दो नंबर्स थे a और b। अब मैं चाहता हूँ कि कोई आर्बिट्री मैं चूज कर रहा हूँ, p और q। अब मैं चाहता हूँ कि pa प्लस 1 इक्वल टू qb हो जाए।
इन दोनों को स्वैप भी कर लें तो भी लॉस ऑफ जनरलिटी नहीं हो रही। तो मैं ये चीज़ चाहता हूँ। अब यहाँ पे एक कूल सी चीज़ है, इस पूरे में मैं क्या करता हूँ कि ए से मॉड ले लेता हूँ, ठीक है। मॉड मतलब रिमाइंडर। ए से रिमाइंडर लेने पे क्या होगा कि ए और ए का रिमाइंडर तो 0 ही होगा, 1 और ए का रिमाइंडर 1 होगा। 1 इक्वल टू क्यू बी मॉड ए। तो 1 इक्वल टू क्यू बी मॉड ए आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं Q इक्वल टू बी इनवर्स मॉड ए। इसका मतलब मॉड ए वाली जो फील्ड है उसमें Q इक्वल टू बी का इनवर्स होना चाहिए, तो फिर काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि बी का इनवर्स एग्जिस्ट करे, कि बी का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करे हमारे ए वाली जो फील्ड है उसमें। ए वाली जो इनफैक्ट रिंग है, क्योंकि ए प्राइम होना जरूरी नहीं है, तो ए वाली जो रिंग है उसमें बी का इनवर्स एग्जिस्ट करे। इसकी क्या गारंटी? तो ये सिर्फ तभी होगा कि यहाँ पे नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन यही है कि जीसीडी ऑफ ए और बी होना चाहिए 1। तो हमें चाहिए जो जीसीडी है, जीसीडी ऑफ ए और ए कॉमा बी 1 होना चाहिए। तो शुरू में हमारा क्वेश्चन था कि हमें ब्लैक बोर्ड पे 1 लिखना है। फिर क्वेश्चन ये हो गया कि हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखने हैं ब्लैक बोर्ड पे। अब क्वेश्चन ये हो गया कि हमें कोई भी 2 ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनका जीसीडी 1। तो अब सोचते हैं कि किस तरह लिख सकते हैं 2 ऐसे नंबर जिनका जीसीडी 1। तो इसमें एक्चुअली बहुत सारा हिट एंड ट्रायल किया मैंने, काफ़ी कुछ ट्राई करके देखा। फिर धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शुरू में मेरे पास जो नंबर है उसको मैं n मान लेता हूँ। ब्लैक बोर्ड पे n लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं n का कोई भी मल्टीपल लिख सकता हूँ फ्रेंड ब्लैक बोर्ड पे। n का कोई भी मल्टीपल मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख सकता हूँ। किस तरह लिखूंगा? n प्लस n से 2n आ जाएगा, 2n प्लस n से 3n आ जाएगा, फिर 2n प्लस 2n से 4n आ जाएगा, 4n 4n 8n 16n 32n। इस तरह मतलब 2 की सारी पावर्स वाले मल्टीपल आ जाएंगे और उनका ऐड करके मैं n का कोई भी मल्टीपल लिख सकता हूँ। तो n के सारे मल्टीपल्स को मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि इन सब की मदद से 2 ऐसे नंबर्स लाने हैं और जोर वाला ऑपरेशन लिए। इन सब की मदद से मुझे 2 ऐसे नंबर्स लाने हैं जिनका जीसीडी 1 है। तो मैंने ऐसा नोटिस किया कि n जो भी नंबर है उसकी जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी वो कुछ इस तरह की होगी, क्योंकि इनिशियल नंबर पहली बात ऑड है, तो उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह की होगी कि एक वहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, फिर कुछ भी होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 0 1 1 0 0 1 0 कुछ भी होगा, ठीक है। लेकिन लास्ट वाली जो बिट होगी वो भी 1 होगी, तो मतलब सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट भी 1 होगी और लीस्ट सिग्निफिकेंट भी 1 होगी। मोस्ट सिग्निफिकेंट इसलिए 1 है क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट 1 नहीं हुई तो हम उसको मतलब कम करते रहेंगे तो हमें 1 मिल जाएगी। मतलब अगर ये 0 होता तो इसको हम इग्नोर कर देते ना। और लीस्ट सिग्निफिकेंट इसलिए 1 होगी क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि ऑड है। तो इस तरह का कुछ नंबर होगा। कहने का मतलब हमारे पास नंबर होगा 1 फिर एक्स वाई जेड कुछ भी और फिर से 1, ठीक है। ऐसा कुछ नंबर होगा। बीच वाला तो कुछ भी बदल सकता है, उसको भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये फॉर्मेट तो होगा ही ना नंबर का, तो इसी को यूटिलाइज करते हैं। तो मैंने ऐसा कुछ किया कि क्यों ना हम इसको इतना डबल करते जाएं कि ये नंबर ऐसा कुछ बन जाए। मैं एक बार मिटा के लिखता हूँ कि हमारा नंबर जो 1 एक्स वाई जेड है इसको मैं कुछ ऐसा कर दूं कि ये ऐसा बन जाए। यहाँ पे 0 0 0 0 1 जेड वाई एक्स और 1 ऐसा कुछ बन जाए। ओके, तो मैं इसको ऐसा कुछ बना दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा।
और इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा, ओके हाँ, तो सॉरी, इन दोनों का ऐड नहीं, इन दोनों का मैं ज़ॉर लूँगा। तो इन दोनों का ज़ॉर लेने से क्या आ जाएगा कि 1 x y z 0 x y z 1। ओके, तो ये इसका मतलब क्या है, ये मैं लिख के बताता हूँ। तो यहाँ पे हुआ क्या कि मेरे पास एक नंबर था n, ठीक है, उसको मैंने एक सर्टेन 2 की पावर से बिट शिफ्ट कर दिया, मतलब एक सर्टेन नंबर तक बिट शिफ्ट कर दिया, मतलब एक सर्टेन 2 की पावर इसमें मल्टीप्लाई कर दी। तो जो दूसरा नंबर मैंने लिखा था, जो जिसमें शुरू में काफ़ी सारे जीरो थे, वो है n इंटू टू की पावर k, मतलब k कुछ भी है, कोई कांस्टेंट है k, तो n इंटू टू की पावर k लिख दिया। जब इन दोनों का मैं ज़ॉर लिया तो हुआ क्या कि जो नंबर मेरे पास आया वो हुआ n प्लस n इंटू टू की पावर k माइनस 2 इंटू टू की पावर k। ये क्यों हुआ? क्योंकि अगर मैं सिंपली ऐड करता हूँ दोनों को, तो क्या होता कि मतलब दोनों में वहाँ पे 1 थी, 2 की पावर k वाली जो पोजीशन थी वहाँ पे दोनों में 1 था, और वो दोनों गायब हो गए, तो ये 2 इंटू टू की पावर k बन गया एक्चुअली। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 की पावर k को कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, तो ये बन जाएगा n प्लस 2 टू पावर k इंटू n माइनस 2। ये नंबर मैं क्रिएट कर सकता हूँ, अगर मेरे पास n दिया हुआ है तो मैं ये नंबर क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, और अब खास बात ये है कि ये नंबर तो मैं क्रिएट कर ही सकता हूँ, इसके अलावा मैं ये भी नंबर क्रिएट कर सकता हूँ, 2 टू पावर k इंटू n, ये नंबर भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। क्यों क्रिएट कर सकता हूँ? क्योंकि n का मल्टीपल है, n के सारे मल्टीपल्स में क्रिएट कर सकता हूँ। अब जब ये नंबर मैं क्रिएट करूँ और इसको इसमें ऐड कर दूँ, तो मेरे पास क्या नंबर आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा n इंटू टू टू पावर k इंटू 2n माइनस 2। अब इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास बच गया 2 टू पावर k प्लस 1 इंटू n माइनस 1। तो ये नंबर बहुत स्पेशल है, इसको देखते हैं कि इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किस तरह का होगा। तो n का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन था 1xyz, मतलब 1xyz 1, ठीक है। तो हमारे n का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन था 1xyz और 1। हमने क्या किया कि n माइनस 1 लिया और उसको 2 टू पावर k प्लस 1 बिट शिफ्ट कर दिया, तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा 0 z y x और 1। तो ये जो नंबर है इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इस तरह का होगा। ओके, अब तो इसको मैं किस तरह यूज कर सकता हूँ? इसको मैं इस तरह यूज कर सकता हूँ कि तो ये नंबर मैं क्रिएट कर चुका हूँ, ये तो मैंने दिखा दिया किस तरह क्रिएट किया। अब मैं एक और नंबर लिखता हूँ, तो देख के बताइए क्या इस नंबर को भी क्रिएट करना पॉसिबल है? ऑब्वियसली ये नंबर क्रिएट करना पॉसिबल है। ये नंबर क्रिएट करना इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये तो हमारे ओरिजिनल नंबर का ही मल्टीपल है। इसमें मैंने क्या किया कि n इंटू टू टू पावर k प्लस 1 इंटू n, तो ये तो n का ही मल्टीपल है, तो इसको भी क्रिएट किया जा सकता है। अब क्योंकि ये दोनों नंबर्स मैंने क्रिएट कर लिए, क्योंकि मैंने ये दोनों नंबर्स क्रिएट कर लिए, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इनका ज़ॉर ले सकता हूँ। ज़ॉर लेने से कॉमन बिट सारी हट जाएंगी, ये 1 और 1 हट गया,
जोर लेने से ये 1 और 1 हट गया, ये x और x हट गया, y y हट गया, z z हट गया, फिर ये सब हट गया, बचे केवल ये दोनों। ठीक है, ये दोनों बचे और केवल यही वाली बिठाई बचेगी, बाकी पूरा 0 हो जाएगा। तो इससे मेरे पास क्या नंबर आया फाइनली? इससे मेरे पास नंबर आ गया 2 टू पावर k प्लस 1। इसका मतलब मैंने फाइनली 2 टू पावर k प्लस 1 को ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, और k कुछ भी है, ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव नंबर है k, और k टू पावर 2 प्लस 1 मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। तो अब मेरे पास ब्लैक बोर्ड पे दो नंबर्स हैं नेसेसरली, एक तो है 2 टू पावर k प्लस 1 और एक है n जो इनिशियली था। ये ऑड है और इसका केवल 2 ही मल्टीपल है, सॉरी इसका केवल 2 ही फैक्टर है, तो इसके सारे फैक्टर्स इवन है और ये ऑड है, तो इनका जीसीडी ऑब्वियसली 1 होगा। और जैसा कि मैंने बताया था, जैसे ही मुझे दो 1 जीसीडी वाले नंबर्स मिल जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, एक का इन्वर्स निकाल लूँगा दूसरे की फील्ड में, और अब क्या करूँगा कि इसको उससे मल्टीप्लाई करके उसको इससे मल्टीप्लाई करके जो वैल्यूज आएंगी उनके बीच में केवल एक का डिफरेंस होगा, और उन दोनों का मैं जोड़ ले लूँगा, आंसर 1 आ जाएगा। और इसमें भी इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, मतलब एटलीस्ट मेरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, तो मैं नहीं शो कर रहा हूँ, बट मतलब पेन एंड पेपर में तो यही सोल्यूशन है। इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है ये आप लोग एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, ना भी ट्राई करें तो भी मतलब ये कुछ कुछ जो कॉन्सेप्ट्स थे यहाँ पे और जो थोड़ा बहुत दिमाग चलाना था वो सब चीज़ें समझ के अच्छा लगा होगा। और मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बोल नहीं पाया, बट मैं कहना चाहता था कि मतलब सब लोग ये वाला जो ई वाली प्रॉब्लम है इसको ज़रूर देखें, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। और इस वीडियो के लिए इतना ही, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अब जितने भी राउंड्स होंगे, मतलब जितने भी मैं अटेम्प्ट करूँगा सबकी मैं वीडियोस बनाऊँगा एटलीस्ट, अगर सारी की ना भी बना पाया, अगर टाइम नहीं हुआ तो एटलीस्ट एक दो जो प्रॉब्लम मुझे अच्छी लगी उनकी ज़रूर बनाऊँगा। और थैंक यू, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरी दूसरी वीडियोस भी चेक कर लीजिए।